नमस्कार। चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे कानून को समझते हैं जिसने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक दिशा ही बदल दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई 1773 और 1784 में बड़े कानून आ चुके थे, फिर भी ऐसी क्या नौबत आ गई कि ब्रिटिश संसद को एक और कानून लाना पड़ा, यानी 1793 का चार्टर एक्ट। आखिर चल क्या रहा था? देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले देखते हैं कि वो कौन सी समस्याएं थीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थीं। देखिए, पिछले कानून अपनी जगह थे, लेकिन कंपनी का हाल बेहाल था। भ्रष्टाचार यानी करप्शन एक दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहा था। कंपनी के अधिकारी अपना प्राइवेट बिजनेस चमका रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे और इसकी वजह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हिल चुकी थी। साफ था कि अब एक बड़े बदलाव की जरूरत है। तो इन सारी परेशानियों का जवाब बनकर आया 1793 का चार्टर एक्ट। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के जरिए न सिर्फ कंपनी के चार्टर को आगे बढ़ाया, बल्कि इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का भी लक्ष्य रखा। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पास हुए इस एक्ट का मकसद एकदम साफ था। कंपनी के काम करने के तरीके पर लगाम लगाना और ये पक्का करना कि भारत से जो भी मुनाफा हो रहा है वो सीधे ब्रिटिश खजाने तक पहुंचे। तो ठीक है, अब जरा इस एक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बातें थीं जिसने आगे चलकर भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शक्ल बदल दी। तो सबसे पहली और मोटी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने की जो मोनोपोली मिली हुई थी, उसे अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब बिजनेस पर तो कंपनी का ही राज रहेगा फिलहाल के लिए। और फिर आया वो बदलाव जिसने खेल ही बदल दिया, अधिकारियों के निजी मुनाफे पर पूरी तरह से रोक। अब कंपनी के जो अफसर थे वो अपना साइड बिजनेस नहीं चला सकते थे। बदले में उन्हें सरकार से एक फिक्स्ड सैलरी यानी तनख्वाह मिलने लगी। ये करप्शन की जड़ पर सीधा हमला था। अब इसके पीछे की सोच बड़ी सिंपल थी। जब किसी अफसर को एक अच्छी गारंटी वाली सैलरी मिलेगी तो वो घूसखोरी या अपने प्राइवेट सौदे क्यों करेगा, और उसकी वफादारी, उसकी लॉयल्टी भी कंपनी के लिए बढ़ेगी, ना कि अपनी जेब के लिए। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला था। असल में भारत की जो मशहूर सिविल सेवा बनी, जिसे हम आईसीएस के नाम से जानते हैं, उसकी नींव इसी कदम से रखी गई थी। इस एक्ट ने सिर्फ सैलरी ही नहीं बदली, बल्कि पावर को भी सेंट्रलाइज किया। मतलब गवर्नर जनरल को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। भारत पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ और मजबूत हो गई। हाँ, और जो कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट था ना, उससे भी कानूनी मंजूरी मिल गई। और सबसे दुखद बात ये थी कि इस पूरे ब्रिटिश कंट्रोल का जो खर्चा था वो भी हम भारतीयों के ही राजस्व से दिया जाना। तो असल बात सिर्फ ये नहीं है कि एक्ट के पन्नों पर क्या लिखा था। असली सवाल ये है कि इसने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी क्या छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप जो लंबे समय तक रही। ये जो 1793 का एक्ट था ना, ये कोई आखिरी फैसला नहीं था। ये तो बस एक नींव का पत्थर था। इसी के आधार पर अगले 60 सालों तक एक के बाद एक कानून बनते रहे, जिन्होंने धीरे धीरे कंपनी की ताकत कम की और सत्ता को सीधे ब्रिटिश राज के हाथों में सौंप दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, खासकर वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगला हिस्सा आपके लिए है। इसमें वो सारे की पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? पहला, वेतनभोगी सिविल सेवा की शुरुआत। दूसरा, व्यापार का एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया गया। तीसरा, उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा, ये एक्ट पास हुआ था लंदन में, ब्रिटिश संसद में। ये 4 पॉइंट सबसे जरूरी हैं। तो अगर एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो वो ये है कि 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को व्यापार करने की छूट तो दी, लेकिन साथ ही भारत में एक प्रोफेशनल, सैलरी पर काम करने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी बुनियाद डाल दी। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सैलरी वाली नौकरी शुरू करने से भ्रष्टाचार सच में खत्म हो गया, या उसने बस अपना तरीका, अपना रूप बदल लिया? जरा सोचिएगा इसके बारे में।